नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है और यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी कार्ड वितरित किए। ये रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर में आज का दिन अहम रहा, जहां केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनको सर्टिफिकेट दिए, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुमताज़ अली से सीधी बातचीत की। यहाँ पर जहाँ वो लोग गाँवों में जाकर स्वामित्व योजना दे रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिला सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रूबरू हुए। जहां मुमताज़ अली को उन्होंने नमस्ते करी, तो मुमताज़ अली ने भी प्रधानमंत्री को सलाम करके उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके काम के बारे में पूछा, उसके बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा, किस तरह से काम चल रहा। तो वहाँ मुमताज़ अली ने बोला कि उसकी 15,000 रुपये महीना कमाई है आपको, कि जो स्वामित्व कार्ड मिला है उसको बैंक वालों ने भी 3 लाख रुपये लोन देने के लिए बोला है। वो आगे अपना शटरिंग का कारोबार चढ़ाएगा और जो उसके बच्चे हैं वो उनको भी पढ़ाएगा। इस बात से जो प्रधानमंत्री की उनकी जो आत्मीयता से बात हुई, तो मुमताज़ अली बड़ा खुश था। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। भिवानी महनगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह लगातार मंडियों का जायजा ले रहे हैं। सांसद ने सत्ताली मंडी, दादरी, झोझू, कादमा मंडी और बाड्रा की मंडी का जायजा लिया। किसानों की समस्याएं भी सुनी और उनके सुझाव भी लिए। किसानों ने पोर्टल की समस्या और कम हो रही खरीद और बाजरे की खरीद को लेकर भी कई समस्याएं रखी। किसानों को सांसद ने आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सरकार का प्रयास है कि दिवाली तक किसानों का दाना दाना खरीद लिया जाए। केंद्र प्रदेश सरकार की तरफ से नोडल अधिकारी हैं माननीय टीसी गुप्ता जी, सीनियर अधिकारी हैं स्टेट के, और इनका अनुभव भी ज़्यादा है क्योंकि लगभग 25 साल पहले इसी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं। सारी समस्याओं का इनको भी पता है। तो आज भी जिन जिन मंडियों में गए या 2 दिन पहले हमने जितनी मंडियों में गए, उन सभी बातों को लिखकर किसानों के, व्यापारियों के बीच में बैठकर सारी बातें हुई हैं। मुझे लगता है इन सारी समस्याओं का समाधान, जो मुझे लगा कि दिवाली से पहले पहले इस इलाके का दाना दाना बाजरा और मूंग खरीद लिया जाएगा। कपास की मंडी भी जो अभी तक चालू नहीं हुई थी, दादरी में भी और महेंद्रगढ़ ज़िले में भी चालू हो जाएगी। यहाँ इनकी अलग कपास मंडी की जो डिमांड है, उसको हम बम्बई जो इनका CMD बैठते हैं CCI के, उनसे डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि यहाँ भी कपास का। वहीं राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पिहोवा में अनाज मंडी का दौरा किया और संदीप सिंह ने किसानों की समस्याएं भी जानी, अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। संदीप सिंह ने अधिकारियों को कहा कि किसानों को नमी के नाम पर तंग न किया जाए। खरीद सही चल रही है और अधिकारियों को निर्देश ये दिए हैं कि किसी भी किसान को और किसी भी जिमीदार को और आड़ती को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मॉइस्चराइजर में अगर जो मार्केटिंग कमेटी के हैं और जो शेलर हैं, उनमें अगर कोई फ़र्क आता है तो मार्केटिंग कमेटी वाले उसको हैंडल करेंगे। उनको बता दिया है कि मॉइस्चराइजर में अगर कहीं अप एंड डाउन आता है, दोनों में फ़र्क आता है, तो उसको तरीके से करके ठीक करें और ख़रीद को पूरा सही तरीके से खरीदें। मीटिंग काफ़ी सही तरीके से चल रही है। पहले बीच में थोड़ा शुरुआत में थोड़ा हुआ था, बिल्कुल सही। इसीलिए आज संडे जैसे दिन है तो 2 दिन इसलिए बंद है क्योंकि लिफ्टिंग जो है, पेंडिंग जो है, वो सारा क्लियर हो जाए। वहीं नूह में बरसात कम होने और नहरों में पानी नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। किसानों ने अपनी समस्या नूह विधायक आफ्ताब अहमद के सामने रखी। विधायक ने किसानों की समस्या को देखते हुए कोटला पंप हाउस पर पहुंचकर किसानों को 1 सप्ताह के अंदर पानी लाने का भरोसा दिया और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अगर सिंचाई के लिए सरकार पानी मुहैया नहीं कराती है तो जिला मुख्यालय से लेकर चंडीगढ़ विधानसभा तक धरना प्रदर्शन करेंगे। करनाल में कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक रूप में दिख रही है। प्रदेश भर से कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करनाल में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने निरंकारी भवन से लेकर के CM आवास रामनगर तक पैदल मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ
नारेबाजी करते पहुंचे और कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कही। वहीं इस मौके पर दिल्ली से सांसद सुशील गुप्ता भी पहुंचे और उनकी अध्यक्षता में करनाल रामनगर में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, परंतु सुरक्षा बलों ने उनको रोक दिया गया। वहीं सुशील गुप्ता जो सांसद दिल्ली आम आदमी पार्टी हैं, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री आवास पर आज वह घेराव करने पहुंचे थे, ज्ञापन देने पहुंचे थे, परंतु मुख्यमंत्री यहां पर उनको नहीं मिल पाए। पुलिस से उनकी कहासुनी जरूर हुई। उनका कहना था कि हरियाणा सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और सरकार अब फेल हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि कानून जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनको निरस्त किया जाए। करनाल से केसी आर्य। वहीं ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाने और फरीदाबाद में 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। नगर निगम द्वारा मिर्जापुर और सिही की आबादी के बीच में डंपिंग यार्ड बनाने को लेकर 26 गांव के लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर आज 26 गांवों के लोगों की महापंचायत बुलाई गई और बाकायदा विरोध किया गया। इसके साथ साथ में निगम ने जिस तरह से 26 गांवों को निगम में शामिल करने को लेकर पत्र जारी कर दिया, तो उस बात को लेकर भी तमाम लोगों ने और पंचायतों ने इसका विरोध किया है। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने अब फैसला लिया है कि डंपिंग यार्ड यहाँ ना बनाया जाए। उनका साफ तौर से कहना है कि न केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद में बन चुकी हैं, बल्कि कई गांव ऐसे हैं जिनके बीच में इस डंपिंग यार्ड को बनाया जा रहा है। बता दें कि निगम द्वारा बनवाड़ी में इस डंपिंग यार्ड बनाया गया था, जहां एनजीटी के आदेश के बाद में अब वहां कूड़ा डालना मना कर दिया गया है। तो इस बात को लेकर ऑप्शन के तौर पर अब इस जमीन को यहाँ चिन्हित किया गया है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए अब अधिकारियों को इस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया और अब न केवल अधिकारियों को बल्कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को भी ज्ञापन देने की ग्रामीण तैयारी कर रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं सिरसा में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए, वहीं 43 मरीज ठीक होकर घर भी रिकवर होकर पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सिरसा में नए कोरोना केसेस आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 49 नए केस आए हैं। उसके बाद सिरसा जिले में कुल 4320 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं और इनमें से 446 एक्टिव है जिनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि राहत की बात है कि 43 ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ होकर घर लौटे और उसके बाद कुल ठीक होने का आंकड़ा 3803 तक पहुंच चुका है। हालांकि सिरसा में अभी तक 71 लोगों की कोरोना वजह से मौत हुई है। कुल सैंपल की बात करें तो लगातार सैंपल बढ़ाए जा रहे हैं और अब तक 84,505 सैंपल सिरसा में लिए जा चुके हैं। हालांकि सोमवार से स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि सीरो सर्वे करवाया जाएगा ताकि कोरोना से प्रभावित लोगों को पता लगाया जा सके कि कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी है जिनको कोरोना हुआ और पता नहीं चल पाया। ऐसे में डॉक्टर कृष्ण कुमार जो सीओ में उन्होंने बताया कि कुल 12 गांवों में 450 सैंपल लिए जा सकेंगे ताकि ये पता लगाया सके कि कितने लोगों में, कितने प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडी बनी है। हम आपको बता दें कि पहले जो सर्वे कराया गया था उसमें 3% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं सोनीपत में 53 नए मामले सामने आए कोरोना के, जिसके बाद आंकड़ा 8,984 तक पहुंच गया है और मौत का आंकड़ा सोनीपत में 48 तक पहुंच गया। ये रिपोर्ट। सोनीपत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सोनीपत में आज नए 53 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सोनीपत में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 8,984 पर पहुंच गया है। इसके अलावा सोनीपत में 48 मरीज कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सोनीपत जिला प्रशासन लगातार 2000 के आसपास हर रोज़ कोरोना के सैंपल ले रहा है ताकि सोनीपत में कोरोना का जो कहर है उस पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि सोनीपत में अब भी 68 के आसपास कंटेनमेंट जोन है जहां से सैंपलिंग है वो ली जा रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। वहीं कैथल में खाद्य और आपूर्ति विभाग में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां पर डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों पर गैर तरीके से अनाज बेचने का आरोप लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। अनाज सप्लाई को लेकर एक बड़ा मामला एक उजागर हुआ कैथल के अंदर। कलैत के अंदर एक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भंडारण से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारी वहां से अनाज निकालकर गैर तरीके से बाहर के लोगों को बेचते थे, जिस मामले पर पर्दाफाश बीती रात को ही हुआ है। मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। डीएसपी रविंदर
कुमार एसडीएम संजय कुमार भी मौके पर वहां पर पहुंचे। उन्होंने सरकारी अनाज एक प्राइवेट मिल में उतार रहे ट्रक सहित चालक को भी वहां पर पकड़ लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मौके से 145 गेहूं के कट्टे भी बरामद हुए हैं। गाड़ी का डाला भी खुला हुआ मिला था, जिसमें उतारने वाली लेबर का इंतजार किया जा रहा था। इसके बारे में जब कैथल के डीएसपी कलैत के डीएसपी रविंदर कुमार सागवान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमें किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी। जब हमने अपनी टीम को लेकर वहां पर मौके पर पहुंचे तो छापा मारा तो उसकी सूचना सही पाई गई और शहर अनाज गैर तरीके से गोदाम से बाहर निकाला जाता था। इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और उससे पहले भी कितनी गाड़ियां बाहर निकाली गई है गेहूं डालकर, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। हालांकि इसमें आशंका जताई रही है कि इसमें एक छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक शामिल है, क्योंकि इसके अंदर लोडिंग से लेकर गेट पास तक कर्मचारी से लेकर अधिकारी का काम होता है। अब इसके मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कलैत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़। वहीं पलवल के महेशपुर में केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक कार टैंकर से टकरा गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पलवल में आज फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। पलवल केएमपी हाईवे पर दिल्ली से कोकला बन जा रहे परिवार की सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्ती की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसमें पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों शवों को पलवल के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को उनके शव सौंप दिए गए हैं। वहीं यह भी जानकारी दी गई है कि दोनों परिवार दिल्ली के रहने वाले थे और परिवार में 2 ही इकलौता बेटा था और पिता बिजनेस करते थे। वहीं पिता के साथ अपना वो बिजनेस में सहयोग कर रहा था, जिसके चलते एक जानकारी और यह भी मिली है कि उस परिवार में 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनका उपचार कराने के बाद उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। वे अपने घर जा चुकी हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। वहीं रोहतक में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल सीएम फ्लाइंग टीम ने एक ढाबे पर छापेमारी कर 50,000 लीटर स्प्रिट बरामद की है। ये स्प्रिट नकली शराब बनाने के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सप्लाई की जानी थी। स्प्रिट पंजाब से टैंकर में भरकर लाई गई। पुलिस ने फिलहाल 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पानीपत में झोला छाप डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक 6 साल की मासूम की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया। इसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस को शिकायत दी गई है और इंसाफ की उम्मीद, इंसाफ की गुहार परिवार लगा रहा है। 10 बजे इन्होंने बुलाया, वहाँ पे जाके मैंने लड़की लेके गया, इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद फिर हमारी लड़की नहीं ठीक हुई। सुबह इन्होंने 3 बार दवाई दी है और 3 बार दवाई देने के बावजूद भी इन्होंने चेकअप करवाया हमारा 1:30 बजे हमारा चेकअप किया, इनसे ब्लड नहीं निकला। उसके बाद भी इन्होंने ब्लड उनका निकाला, अपने पास भी निकाला, फिर वहाँ भी जहाँ पे ये टेस्ट हुए हैं जो वहाँ भी ये गए और अब जी सारे दबाव कर रहे हैं मेरे ऊपर कि तुम राजीनामा ले लो। ऐसा जी कल हमारे पास 8-9 बजे के बाद आसपास 100 नंबर से कॉल आया था कि किसी 6 साल की बच्ची की किसी क्लिनिक पे अर्जुन नगर में दौरान इलाज मौत हो गई है। तो जब हमने वहाँ पर जाकर देखा तो काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हो रही थी, जो हम डेड बॉडी को उठाकर यहाँ पर ले आए और उसको यहाँ पर डेड हाउस में रखवा दिया है। जो आज संडे होने के कारण एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है फोरेंसिक्स के, जो आइंदा इसका पोस्टमार्टम होगा और हमने पर्चा दर्ज कर दिया है और जैसी कार्रवाई होगी। उकलाना में एक युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर फांसी लगा ली। उकलाना त्रिवेणी बिहार कॉलोनी निवासी पवन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फेसबुक पर लाइव आकर उसने अपनी मौत के जिम्मेदार लोगों का जिक्र किया। मृतक ट्रक ट्रेलर चलाने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर आगे एक्शन शुरू कर दिया है।
तो बताया जा रहा है कि पहले शख्स फेसबुक पर लाइव आया। फेसबुक लाइव में उन लोगों का जिक्र किया जिन पर उसने आरोप लगाए और परिजनों ने आज इसी बात को लेकर बस अड्डे पर भी जाम लगा दिया था। परिजनों की मांग यही थी कि जब तक उन आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती जिसका नाम इस शख्स ने पवन ने लिया था, तब तक जाम नहीं हटाया जाएगा। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है और इस शख्स के परिवार वाले लोगों को भी, परिवार के लोगों को भी समझाइश दी गई, उनको समझाया गया, आश्वस्त किया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई। फेसबुक लाइव के जरिए शख्स ने आरोप लगाया और उसके बाद खुद मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। शव को कब्जे में ले लिया था पुलिस ने और उसके बाद मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। कहा जा रहा है कि बस अड्डे के पास पुलिस ने सड़क पर जाम खुलवाने की कोशिश भी की। बयान सुनिए। केवल अगर जब भी 3-4 साल से वहाँ नौकरी कर रहा था, जब भी आता था उन्हीं की कहता था भाई मेरे पैसे नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। एक इनमें नील है, एक कुलदीप है, एक परसोत्तम है और ये इन्हीं का नाम ले रहा था और इन्हीं की कह रहा था सभी। जब भी ये कहता था भाई मेरे को अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो तेरे ये पैसे नहीं देवांगे। इन्हीं के चोरी की सीसीटीवी में कैद कई सारी वारदातें आपने देखी होंगी, लेकिन अब आपको एक ऐसी वारदात से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। चौखट और लोहे की ग्रिल तोड़कर चुरा ली। फ्लैट थे, गरीबी रेखा के लिए बने हुए थे। इनमें अपने चोरी शुरू हो रही है। सारी तोड़ा फोड़ी आपके सामने है, बिल्कुल खिंडा दिए फ्लैट है अपने सांकोड़ के। कोई चौकीदार वगैरह नहीं है? चौकीदार कोई नहीं, पहले थे चौकीदार लेकिन भगा दिया। दिन दहाड़े हो रही चोरी की सूचना पुलिस और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी है। आसपास के लोगों का कहना है कि हर रोज चोरी हो रही है। कई बार चोरों को रोकने के लिए कोशिश तो की गई, लेकिन रोकने वालों को चोरों ने डरा दिया। बीपीएल के फ्लैट थे सर, ये तो है नहीं, फिलहाल अभी खंडर हो चुके हैं सर। यहाँ चोरी चकारी हो रही है, नशेड़ी आ रहे हैं, सारा दिन एक काम हो रहा है यहाँ पे सर। घास भी काफ़ी है, नशेड़ी सुबह शाम यहीं पे रहते हैं नशेड़ी से। और अब इसकी चोरी चकारी कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पे। दरवाजे खिड़की सब कुछ बेच चुके सर। ग्रिल भी तोड़ दिए सर। आसपास के लोग विरोध नहीं करते? सर कौन करेगा, नशेड़ी होते हैं सर, कभी सबको डर लगता है, कभी नशा करके मारते हैं। सरकारी धन की हो रही बेकदरी के बारे में जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एक्सन संदीप दहिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन फ्लैट्स के निर्माण का टेंडर हुडा विभाग ने किया था और अब तक इन फ्लैट्स के ठेकेदार से विभाग को हैंडओवर नहीं मिला है। ऐसे में रखरखाव का जिम्मा ठेकेदार का ही है। जवाहरलाल नेहरू आवासीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे और इसका टेंडर हुडा विभाग ने किया था। अभी तक ये हुडा विभाग ने टेक ओवर नहीं किए हैं। ये इसका अभी चौकीदारी करने का और इसकी देखरेख करने का जिम्मा अभी तक उस एजेंसी के पास है जिसने इनको बनाया था। और जैसे ही हमें अलॉटमेंट करने के लिए अलॉटीज की लिस्ट, अप्रूव्ड अलॉटीज की लिस्ट मिलेगी, हम इसको अलॉट कर देंगे। विभाग और ठेकेदार की लापरवाही से करोड़ों की लागत से बने इन फ्लैट से अब तक करोड़ों का सामान चोरी हो चुका है। ऐसे में जब इनके अलॉटमेंट की बारी आएगी तब फिर से इन फ्लैट्स को रिपेयर करवाया जाएगा और फिर उस पर कई करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की और उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी धन की सरेआम लूट बंद हो सके। बहादुरगढ़ से धर्मेंद्र गुलिया, NGR न्यूज हरियाणा।
चलिए इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।